इस फिल्म को दिलीप कुमार ने करने से मना कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि डायरेक्टर को खुद ही इस फिल्म में एक्टिंग भी करनी पड़ी। सबको लगा कि यह फैसला गलत साबित होगा, पर यह फिल्म एक क्लासिक बन गई। इतना ही नहीं, टाइम मैगजीन की ऑल टाइम 100 मूवीज लिस्ट में भी यह फिल्म शामिल हुई। बाद में दिलीप कुमार ने माना कि उन्हें यह फिल्म ना करने का अफसोस है। यह फिल्म थी गुरुदत्त की प्यासा, जिसकी मेकिंग की बात करेंगे राजा रेट्रो के आज के एपिसोड में। प्यासा का इंस्पिरेशन गुरुदत्त को उनके बॉम्बे में गुजारे हुए शुरुआती दिनों और अपने फादर के स्ट्रगल से मिला था। उनके फादर की ख्वाहिश थी कि वो क्रिएटिव राइटिंग करे, लेकिन हालात ने उन्हें सिर्फ एक क्लर्क बनकर रहने पर मजबूर कर दिया। इस अधूरे सपने और निराशा का असर उनके बिहेवियर में साफ दिखाई देता था। उनकी कड़वाहट, तन्हाई और घर में होने वाले लगातार झगड़े गुरुदत्त के बचपन का हिस्सा बन गए। पुणे की प्रभात फिल्म कंपनी में एक यंग कोरियोग्राफर और असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने के बाद 22 साल के गुरुदत्त 1940s के एंड में बॉम्बे आए, लेकिन 1947 उनके लिए स्ट्रगल का साल साबित हुआ। भारत को आजादी मिल चुकी थी, लेकिन देश पार्टीशन के अफेक्ट से जूझ रहा था। गुरुदत्त अपने परिवार के साथ एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहते और गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था। उन्हें एहसास हो गया था कि फिल्म इंडस्ट्री की हार्श कंपटीशन से भरी दुनिया में एक क्रिएटिव इंसान के लिए सरवाइव करना और अपनी पहचान बनाना कितना मुश्किल है। काम की तलाश में वो कई फिल्म प्रोड्यूसर्स के दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन लगभग 1 साल तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। इस मानसिक स्थिति में उन्होंने एक कलाकार की निराशा, पीड़ा और अंदरूनी संघर्ष पर आधारित एक कहानी लिखी, जिसका नाम था कश्मकश। कश्मकश का पहला ड्राफ्ट बहुत ही पर्सनल था। गुरुदत्त ने अपनी निराशा, टूट चुकी उम्मीदों और कड़वाहट को उस कहानी में उड़ेल दिया और खुद से वादा किया कि एक दिन वो इस कहानी को पर्दे पर जरूर लेकर आएंगे। 1 दशक बाद यही कहानी उनकी सबसे पॉपुलर फिल्म प्यासा की बुनियाद बनी। आने वाले सालों में गुरुदत्त की किस्मत बदलने लगी। 1956 तक वो एक वेल नोन फिल्म मेकर के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। डायरेक्टर के रूप में उनकी फिल्में जैसे बाजी, आर पार और मिस्टर एंड मिसेस 55 सक्सेसफुल रही। हालांकि ये सारी फिल्में रोम कॉम थ्रिलर थी और गुरुदत्त चाहते थे कि लोग उन्हें एक सीरियस फिल्म मेकर के रूप में पहचानें। आखिरकार उन्होंने उस कहानी को चुन लिया जिसे वो सालों से कहना चाहते थे। कहानी थी प्यासा की। अपनी अब तक की सबसे एम्बिशियस फिल्म के लिए गुरुदत्त उस दौर के सबसे बेहतरीन एक्टर को लेना चाहते थे। उनकी पहली पसंद थे 1950s के सबसे बड़े स्टार दिलीप कुमार। दिलीप कुमार अपने आर्ट को लेकर बेहद सीरियस रहते और परफेक्शन के लिए जाने जाते थे। आमतौर पर वो एक समय में सिर्फ एक ही फिल्म करते थे ताकि अपना पूरा ध्यान उसमें लगा सके। गुरुदत्त को अपने प्यासा के हीरो में भी इसी तरह का डेडिकेशन चाहिए था। गुरुदत्त ने दिलीप कुमार से मुलाकात की और उन्हें प्यासा की कहानी सुनाई। दिलीप कुमार ने हाँ कर दी और अपनी फीस 1.5 लाख रुपए बताई। गुरुदत्त ने उनसे फीस कम करने को रिक्वेस्ट किया। इस पर दिलीप कुमार ने कहा कि पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जब वो फिल्म के हीरो होंगे तो उनके भरोसे वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म के फाइनेंस का इंतजाम कर देंगे। पर गुरुदत्त ने साफ कहा कि उनके अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक टीम है और वो पहले ही प्यासा उनके साथ कमिट कर चुके हैं। ये बात शायद दिलीप कुमार को पसंद नहीं आई। उस वक्त तो दिलीप कुमार ने गुरुदत्त को भरोसा दिलाया कि वो अगले दिन शूटिंग के लिए जरूर पहुंचेंगे, पर वैसा हुआ नहीं। अगले दिन मुहूर्त शॉट की पूरी तैयारी हो चुकी थी। प्यासा की पूरी यूनिट अपने स्टार दिलीप कुमार का इंतजार कर रही थी। घंटे बीत गए लेकिन दिलीप कुमार नहीं आए। गुरुदत्त के प्रोडक्शन कंट्रोलर दिलीप साहब को लेने घर गए, लेकिन वो घर पर मिले नहीं। दरअसल जिस कंपाउंड में प्यासा की शूटिंग होनी थी, उसी कंपाउंड में बी आर चोपड़ा की नया दौर की शूटिंग भी चल रही थी और दिलीप कुमार वहां चले गए थे। गुरुदत्त ने मैसेज भिजवाया कि यूनिट उनका इंतजार कर रही है। दिलीप कुमार ने कहा कि वो बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी दिलीप कुमार नहीं आए। इसके बाद गुरुदत्त ने फैसला कर लिया कि फिल्म का लीड रोल वो खुद निभाएंगे। गुरुदत्त खुद विजय बन गए, एक ऐसा कवि जो दुनिया की बेपरवाही और क्रुएल्टी से लड़ने वाला था। कई लोग मानते हैं कि दिलीप कुमार अगर होते तो प्यासा एक अलग फिल्म होती, लेकिन गुरुदत्त ने विजय के कैरेक्टर को जिस अंदाज में जिया, उसके बाद आज उस रोल में किसी और को इमेजिन करना मुश्किल लगता है। गुरुदत्त ने अपना सब कुछ इस किरदार में झोंक दिया था। दिलीप कुमार के ठुकराए हुए इस रोल को खुद निभाने का गुरुदत्त का फैसला सही साबित हुआ। आगे चलकर विजय का कैरेक्टर बॉलीवुड की हिस्टोरिक और बेस्ट परफॉर्मेंसेज में शुमार हो गया। खैर, हीरो तो गुरुदत्त बन गए, पर फिल्म में हीरोइन कैसे लिया जाए? हीरोइन की तलाश शुरू हुई। प्यासा की हीरोइन की कास्टिंग में कई बदलाव आए। शुरुआत में उस किरदार के लिए मधुबाला का नाम सोचा गया था, जो आखिरकार माला सिन्हा ने निभाया। मीनू मुमताज को एक स्ट्रीट वॉकर की दोस्त के रोल के लिए साइन किया गया था, जबकि मशहूर गाना जाने क्या तूने कही
कुमकुम कर फिल्माया जाना था, लेकिन फिल्म के फाइनल वर्जन में मीनू मुमताज और कुमकुम दोनों ही नजर नहीं आई। आखिरकार वहीदा रहमान को गुलाबों के रोल के लिए कास्ट किया गया। वहीदा रहमान को हिंदी फिल्मों में लाने वाले भी गुरुदत्त ही थे। हालांकि प्यासा में वहीदा की कास्टिंग से गुरुदत्त की टीम पहले खुश नहीं थी। गुलाबों का किरदार काफी कॉम्प्लेक्स था और उसके लिए एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर की जरूरत मानी जा रही थी। वहीदा उस वक्त सिर्फ एक फिल्म पुरानी थी, लेकिन गुरुदत्त को अपने फैसले पे पूरा भरोसा था। जैसे जैसे प्यासा का प्रोडक्शन आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे गुरुदत्त की पर्सनल लाइफ उलझने लगी थी। एक समय था जब पॉपुलर सिंगर गीता रॉय और स्ट्रगल कर रहे फिल्म मेकर गुरुदत्त की प्रेम कहानी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक मानी जाती थी। लेकिन गुरुदत्त की बढ़ती सफलता के साथ उनके रिश्ते में भी बदलाव आने लगे। गीता की आवाज ने गुरुदत्त की लगभग हर फिल्म को सजाया था, फिर भी गीता को अक्सर लगता था कि उनकी मेहनत और प्रतिभा को उतनी पहचान नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। गुरुदत्त ने शादी से पहले गीता से वादा किया था कि शादी के बाद भी वो गाना जारी रखेंगी, लेकिन बाद में गुरुदत्त चाहते थे कि गीता सिर्फ गुरुदत्त प्रोडक्शन की फिल्मों के लिए ही गाए। वो चाहते थे कि गीता परिवार और उनके नए बड़े घर की जिम्मेदारियों पर ध्यान दे। हर सफल फिल्म के साथ गुरुदत्त को और ज्यादा शोहरत मिलती गई, जबकि गीता को लगता था कि उसके हिस्से की पहचान प्रसिद्धि उससे छीन ली गई है। लगातार होने वाले झगड़े धीरे धीरे उनके रिश्ते पर भारी पड़ने लगे। ऊपर से गुरुदत्त और वहीदा रहमान की नजदीकियों को लेकर उड़ने वाली अफवाहों ने गुरुदत्त और गीता के बीच की दूरी को और भी गहरा कर दिया। इनका इम्पैक्ट प्यासा के प्रोडक्शन पर भी पड़ा। कहा जाता है कि एक फिल्म के लिए जितना रॉ स्टॉक गुरुदत्त इस्तेमाल करते थे, उसमें 3 फिल्में बन सकती थी। वो लगातार शूट करते रहते, कई बार एक ही सीन को बार बार फिल्माते, क्योंकि उन्हें खुद भी पूरी तरह यकीन नहीं होता था कि वो उस सीन में आखिर चाहते क्या है। खुद अपने साथ भी वो इतने ही कठोर थे। प्यासा के मशहूर क्लाइमेक्स सीक्वेंस के लिए उन्होंने 104 टेक्स दिए थे। ये एक बहुत लंबा शॉट था और गुरुदत्त बार बार डायलॉग्स भूल जाते थे, लेकिन जब तक शॉट उनकी कल्पना के मुताबिक परफेक्ट ना हो जाए, वो रुकने को तैयार नहीं थे। जब चीजें उनके हिसाब से नहीं होती थी तो वो गुस्से में आ जाते थे और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता था। प्यासा से पहले गुरुदत्त आमतौर पर किसी फिल्म के सिर्फ 1-2 शॉट्स ही रिजेक्ट करते थे, लेकिन प्यासा के दौरान पूरे के पूरे सीक्वेंस को स्क्रैप करके दोबारा शूट करने का सिलसिला मैटर ऑफ कंसर्न बन गया था। उनके आसपास के लोगों ने उनमें आए इस बदलाव को महसूस किया। कई लोगों का मानना था कि उनकी निजी जिंदगी की उलझनें उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही है। लेकिन साथ ही यह भी साफ था कि अपने सपनों की फिल्म प्यासा के लिए गुरुदत्त परफेक्शन की तलाश में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते थे। नींद उनसे रूठ चुकी थी, वो शराब पर डिपेंडेंट हो गए थे। हालात इतने खराब हो गए कि उन्होंने नींद की गोलियां लेनी शुरू कर दी थी। प्यासा सिर्फ एक फिल्म नहीं बन रही थी, ये गुरुदत्त के अंदर चल रहे स्ट्रगल, लोनलीनेस और परफेक्शन की बेचैन तलाश का आईना बन चुकी थी। प्यासा को बनाने के लिए गुरुदत्त ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अपनी नींद, अपने सपने और अपने बचपन की यादें तक। जब प्यासा की शूटिंग फाइनल स्टेज में पहुंच रही थी, तब एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। खबर मिली कि गुरुदत्त ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। ये 1956 की बात है। सिर्फ 31 साल के गुरुदत्त ने अफीम की बहुत ज्यादा मात्रा खा ली थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि गुरुदत्त अपनी जान लेना चाहते थे? फिल्म का प्रेशर और पर्सनल लाइफ के अप्स एंड डाउन्स उनके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे थे। पर यह वो टाइम था जब मेंटल हेल्थ पर लोग खुलकर बात नहीं करते थे। इसलिए जब गुरुदत्त हॉस्पिटल से घर लौट आए, तब भी उनके लिए किसी प्रोफेशनल मदद की तलाश नहीं की गई। दूसरी तरफ उनके सपनों की फिल्म प्यासा पर बहुत बड़ा दाव लगा हुआ था। फिल्म अपनी कंप्लीशन के करीब थी और उसे लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगातार बढ़ रही थी। शायद इसी वजह से गुरुदत्त को खुद ये समझने और सुलझाने का मौका ही नहीं मिला कि उनके साथ असल में हुआ क्या था। वो दोबारा काम में डूब गए, लेकिन उनके अंदर चल रहा स्ट्रगल कहीं गया नहीं था। जब फिल्म पूरी हो गई तो उससे डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाया गया। फिल्म देखने के बाद कई डिस्ट्रीब्यूटर्स का मानना था कि प्यासा का माहौल बहुत ज्यादा उदास और गंभीर है। उन्होंने सलाह दी कि फिल्म में कुछ हल्के फुल्के और रोमांटिक पल भी होने चाहिए ताकि दर्शकों को थोड़ी राहत मिल सके। फिल्म के लहजे को थोड़ा नरम बनाने के लिए एक रोमांटिक सॉन्ग हम आपकी आंखों में को ड्रीम सीक्वेंस के रूप में फिल्म में जोड़ा गया। दिलचस्प बात यह है कि गुरुदत्त के पूरे फिल्मी सफर में ये एकमात्र ड्रीम सॉन्ग है। 22 फरवरी 1957 को प्यासा का प्रीमियर बॉम्बे के मशहूर मिनर्वा थिएटर में हुआ। फिल्म की कहानी ने ऑडियंस के दिल को छू लिया। नतीजा ये हुआ कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। प्यासा का कलेक्शन गुरुदत्त की अपनी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा था। किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि रोमांटिक कॉमेडीज और थ्रिलर के लिए मशहूर गुरुदत्त इतनी सीरियस फिल्म बनाकर इतनी बड़ी सफलता हासिल करेंगे। फिल्म के म्यूजिक ने भी कमाल किया। साइड लुधियानवी के अल्फाजों को एस डी बर्मन ने अपने अमर संगीत से जिंदा कर दिया। जाने वो कैसे लोग थे जिन्हें नाज है हिंद पर और ये दुनिया अगर मिल भी जाए जैसे गीत आज भी सुनने वालों के दिल को छू जाते हैं।
दशकों बाद भी प्यासा सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा की सबसे खूबसूरत और संवेदनशील कविताओं में से एक मानी जाती है। एक ऐसी कविता जिसमें गुरुदत्त ने अपनी रूह, अपना दर्द और अपने सपने हमेशा के लिए कैद कर दिए। अनफॉर्चुनेटली 1957 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में प्यासा को वो रिस्पेक्ट नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। उस साल अवार्ड सेरेमनी पर नया दौर और मदर इंडिया का बोलबाला रहा। अधिकतर बड़े अवार्ड्स उन्हीं फिल्मों को मिले। हालांकि प्यासा को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला। फिल्म को टाइम मैगजीन की ऑल टाइम 100 मूवीज की लिस्ट में जगह मिली, एक ऐसा सम्मान जो दुनिया की चुनिंदा महान फिल्मों को ही मिलती है। आज प्यासा सिर्फ इंडियन सिनेमा की एक क्लासिक फिल्म नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक कल्ट फिल्म के रूप में पहचानी जाती है। ये गुरुदत्त की उस अमर विरासत का हिस्सा है जो हर नई पीढ़ी को ये याद दिलाती है कि सच्ची कला समय से परे होती है। और शायद इसीलिए लगभग 70 साल बाद भी विजय का वो सवाल हमारे सामने खड़ा है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो ये थी कहानी प्यासा के बनने की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।